Good morning, students. Today we will read lesson 7 of history. The topic of our lesson is Ashoka, the emperor who gave up war. अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया. In this lesson we will read about a very big kingdom and empire. यानी कि एक बहुत बड़ा राज्य जो कि एक साम्राज्य था, उसके बारे में पढ़ेंगे. How are empires डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, और राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है. यानी कि एम्पायर मीन्स साम्राज्य, किंगडम मीन्स राज्य. एंड रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का किस टाइप से उसको रूल किया जाता था, शासन किया जाता था. नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज पॉइंट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. अ वेरी बिग किंगडम, an empire. The lands that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 6. हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है. उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था. आपने ये चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया है. अशोका was one of the greatest rulers known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उकेरे गए. इसके पहले ही हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है. यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है. द एम्पायर दैट अशोकास रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र. अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी. चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी. चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं. डायनेस्टी यानी कि वंश. When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with 3 important rulers: Chandragupta, his son Bindusar, and Bindusar's son Ashoka. जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है. मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक. There were several cities in the empire. These included the capital Patliputra, Takshila and Ujjain. Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchant officials and craftspersons probably lived in these cities. In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas, such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different languages. They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. साम्राज्य में बहुत से नगर थे. इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे. तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था. दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था. शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे. साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे. मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादा
ज़्यादा हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत भी होती है। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor. This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the official, and of course the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम Patliputra, and royal princes were often sent as governors. Local customs and rules were probably followed. मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे या क्षेत्र या प्रांत थे, उन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax or tribute. For example, the Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. मौर्य साम्राज्य के भीतर प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। There were also forested regions. People living in these areas were more or less independent, but many may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें।